से वेनेजुएला में 229% की इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हुई है जस्ट लास्ट क्वार्टर में। तभी बहुत सारी कंट्रीज अपनी स्पेसिफिक करेंसी डीवैल्यू रखती है, चाहे मैं चाइना की बात करूं, हम इंडिया की बात करें, ऐसी कंट्रीज हैं जो बाय डिफॉल्ट ही अपने आप को कम वैल्यू में रखती हैं फ्रॉम डॉलर की। अगर भाई हमें पैसा चाहिए बाहर का, तो बाहर का पैसा हमारे देश में है। ये सबसे हार्ड ट्रूथ है जो यहाँ पे लोगों को पता भी होना चाहिए। हम किसी भी देश की बात करें, चाहे हम अपने ही देश में क्यों ना हो, ठीक है, अगर गवर्नमेंट कोई भी गलत डिसीजन लेती है, ठीक है, ऑफ कोर्स अगर कोई गवर्नमेंट गलत डिसीजन ले रही है दैट मींस इट इज ऑलरेडी करप्ट। अब सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि इन्हीं गवर्नमेंट्स की वजह से आम जनता सफर करती है, क्योंकि बिटकॉइन का ये फायदा इन्वेस्टर्स को कि वो डिजिटली एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप अपना देश छोड़कर भी जाना चाहो तो आप शायद 2 किलो सोना अपने साथ नहीं ले जा सकते, बट आप 200 बिटकॉइंस ले जा सकते हो, 2 लाख बिटकॉइंस ले जा सकते हो, 0.2 बिटकॉइन ले जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। अब वही स्टेबल कॉइंस उनकी एक नेटिव करेंसी बनती जा रही है इंस्टेड ऑफ देयर नेटिव करेंसी। अर्जेंटीना, टर्की, रशिया और अब वेनेजुएला। क्या होता है अगर एक कंट्री की पैसों की वैल्यू खत्म हो जाती है या वर्थलेस हो जाती है, तो क्या होगा? हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाइव प्रेजेंट्स कॉफी विद क्रिप्टो। तो आर्यन, अभी खबर आई है कि वेनेजुएला में बहुत ज्यादा हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। हाँ, अभी रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से वेनेजुएला में 229% की इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हुई है जस्ट लास्ट क्वार्टर में। तो 229% का मतलब आप ये समझो, और ये ऑफिशियल फिगर है, ठीक है, ये मैं सबको कहता हूँ हमेशा ऑफिशियल फिगर कम होता है। तो अगर 229% भी है, अगर मैं सिर्फ उनके ऑफिशियल फिगर के हिसाब से चलूँ तो लास्ट 3 महीनों में आप जो भी चीज शायद 100 रुपए की खरीद रहे थे उनकी वैल्यू में, उसके लिए आज आप करीबन 300 रुपए दे रहे हो। 300 से ज्यादा ही दे रहे हो, इनफैक्ट 230% प्लस और ऊपर, तो आपका कुछ 350 रुपए के आसपास बनेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम आती क्यों है? देखो, वैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अगर मुझे मेजरली 2 फैक्टर्स पे आकर इसको देना पड़े तो एक होता है पुअर डिसीजन मेकिंग बाय द गवर्नमेंट, और दूसरा होता है उनकी अपनी खुद की रिजर्व्स या मॉनेटरी पॉलिसी। अब अगर मैं गवर्नमेंट के पुअर डिसीजंस के बारे में बात करूं, हम सबको पता, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट दूध की धुली नहीं होती, ठीक है, करप्शन हर जगह होती है, बट जब वो करप्शन एक हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो लाइक आपने शायद कुछ प्रोपोजिशन, लाइक मैं एक बहुत बेसिक से एग्जांपल लेता हूँ। अगर हम इंडिया में बात करें, लेट्स सपोज इंडिया में मैं कहता हूँ कि फॉरेन कंपनीज आके बनाए, इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एग्जिस्ट करते हैं कंपनीज के लिए, ठीक है, वो वहां पर आती है, तो गवर्नमेंट ऑलरेडी उन्हें टैक्स बेनिफिट वगैरह ये सारी चीजें देती है। बट अब लेट्स अज्यूम कि भाई कोई आई कंपनी, उसको चाहिए हिमाचल प्रदेश में, बाय डिफॉल्ट हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन जगहों पे एक फॉरेन कंपनी अपनी एंटिटी सेटअप नहीं कर सकती। अब गवर्नमेंट को वो पैसा खिलाती है, गवर्नमेंट पेपर्स पे अलाउ कर देती है, वो कंपनी बना भी लेते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, आपने शायद 1-2 कंपनीज को दिया, ठीक है, लोगों को शायद पता भी नहीं चलता, अंदर द टेबल डील हो गई, बट जब आप ये बहुत ज्यादा करने लग जाते हो तो इतनी ज्यादा फॉरेन एंटिटीज अंदर आ जाती है, और वो करप्शन का ही पैसा वो पॉलिटिशियंस इतना ले लेते हैं जो उन्हीं के ही मॉनेटरी सिस्टम से बाहर हो गया, ठीक है। तो एक तो करप्ट गवर्नमेंट होती है, दूसरा होता है कि जो भी आप अपने देश की मॉनेटरी पॉलिसी तैयार करते हो, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, आपके बैंक के रेपो रेट आ जाते हैं, आपका बैंक ग्लोबल मार्केट्स के साथ कैसे डील कर रहा है, क्या आप गोल्ड रिजर्व्स मेंटेन करके चल रहे हो, ये सारी चीजें फिर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में आ जाती है। एंड जब कोई भी गवर्नमेंट इसमें एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाती है तो ऑफ कोर्स वो करेंसी इज बाउंड टू फेल। लाइक आपके गोल्ड रिजर्व्स कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन पे हैं, आप शायद डॉलर मार्केट कह लो या फॉरेक्स मार्केट कह लो, आप उसके साथ नहीं कर रहे, क्योंकि हर देश का एक सेंट्रल बैंक फॉरेक्स मार्केट के साथ जानबूझ के डीलिंग भी करता है कि वो अपनी ही करेंसी को इंटरनली मैनिपुलेट करता है कि उसे ऊपर लेकर जानी है या नीचे लेकर जानी है। जैसे अगर हम इंडिया में भी बात करते हैं, इंडिया में इसको डीवैल्यू करा गया, ठीक है, बहुत लोग इसके अगेंस्ट भी है, लेकिन इसका एक फायदा भी होता है इकोनॉमी को, क्योंकि जब भी आपकी करेंसी डीवैल्यू होती है और एक लिमिट तक डीवैल्यू होती है, तो बाहर की कंट्रीज के लिए, लेट्स सपोज यूएस और यूरोप की मैं बात करूं, तो उनके लिए हमारे देश के प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं। क्योंकि अगर कोई पहले $1 भेज रहा है, उसको 50 रुपए की वर्थ के गुड्स मिल रहा है, वो $1 भेज रहा है, उसे शायद 88 रुपीज के गुड्स मिल रहा है, तो उसके लिए वो बेनिफिट है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब भी डीवैल्यू होती है तो एक पर्टिकुलर कंट्री के जो गुड्स होते हैं या सर्विसेज होती हैं वो सस्ती हो जाती है बाहर की कंट्री के लिए, तो वो इजीली अफोर्ड कर पाती हैं। अब वो इजीली अफोर्डिंग के चक्कर में बहुत सारा फॉरेन से पैसा फिर इंडिया में आने लग जाता है, तो इस तरीके से पैसा फ्लो करता है। और अगर वही हम इसका उल्टा कर देते, शायद हम 50 रुपए से इसको 25 रुपए ले जाते, तो उनके लिए इट्स मोर लाइकली यार अब हमारे लिए डबल द कॉस्टिंग हो गई, तो जो पैसा इंडिया में आ सकता था वो दूसरे देशों में चला जाता है कि जहां से वो चीजें सस्ती पड़ रही हैं।
तभी बहुत सारी कंट्रीज अपनी स्पेसिफिक करेंसी डीवैल्यूड रखती है, चाहे मैं चाइना की बात करूं, हम इंडिया की बात करें, ये ऐसी कंट्रीज हैं जो बाय डिफॉल्ट ही अपने आप को कम वैल्यू में रखती हैं फ्रॉम डॉलर की। अगर भाई हमें पैसा चाहिए बाहर का, तो वो बाहर का पैसा हमारे देश में है। अब वेनेजुला की अगर हम बात करें, जहाँ पे ये हुआ है अभी स्पेसिफिकली, वहां पे दो ही है कि वहां पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो बहुत ज्यादा करप्ट हैं, एंड ऑफ कोर्स अगर गवर्नमेंट ही इतनी करप्ट है तो जो भी गवर्नमेंट एक मॉनेटरी पॉलिसी बना रही है वो उनके अपने बेनिफिट के लिए होगी, ठीक है, वो लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं होगी। तो अब क्या फायदा होगा? अब तो कंट्री की वैल्यू, पैसों की वैल्यू तो खत्म हो चुकी है, तो फिर अब क्या? देखो, ये सबसे हार्ड ट्रूथ है जो यहाँ पे लोगों को पता भी होना चाहिए। हम किसी भी देश की बात करें, चाहे हम अपने ही देश में क्यों ना हो, ठीक है, अगर गवर्नमेंट कोई भी गलत डिसीजन लेती है, ठीक है, ऑफ कोर्स अगर कोई गवर्नमेंट गलत डिसीजन ले रही है दैट मींस इट इज ऑलरेडी करप्ट, ठीक है। गवर्नमेंट जितने भी लोग पार में है, चाहे भाई कोई नीचे से नीचे थर्ड टियर वाला नेता क्यों ना हो, वो भी पैसे बनाकर जाएगा, बट करोड़ों लोग पैसे कमाएंगे, ये तो है, ठीक है। अब आफ्टर मैच क्या होता है, हर देश में राइट्स फैलने लग जाते हैं, ठीक है। अभी हमने श्रीलंका में देखा था लास्ट ईयर, श्रीलंका में बहुत ज्यादा राइट्स हुए थे, पाकिस्तान में भी हुए थे, मैं तो हमारे पड़ोसी देशों की बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश में भी हुए थे सत्ता पलट के बाद। वो इसलिए हुए थे क्योंकि आप करेंसी नहीं मेंटेन कर पा रहे, तो उनकी करेंसी बहुत तेजी से गिरने लग गई थी। गिरने लग गई मतलब इन्फ्लेशन हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ही यही होती है कि इन्हीं गवर्नमेंट्स की वजह से आम जनता सफर करती है, ठीक है। अगर अब मैं बोलूं कि यार इंडिया में अभी तक स्टेबल चल रहा है, टचवुड स्टेबल चल रहा है हमारे पड़ोसी देशों के हिसाब से देखूं, लेकिन भाई बहुत सारे कॉन्टिनेंट जैसे अफ्रीकन नेशंस में बहुत गंदा हाल है, अफ्रीका में और यहाँ साउथ ईस्ट एशिया साइड में बहुत गंदा हाल है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये अब हमें भी देखना पड़ेगा कि अगर यार कोई भी गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले रही है वो हमें भी इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो अब इससे बचने का तरीका क्या है? देखो, पहले क्या होता था, जब भी कोई भी कंट्री की इकोनॉमी फेल हो रही होती थी ना, जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो गोल्ड खरीदना प्रेफर करते थे, ठीक है। अगर आपकी करेंसी डीवैल्यू हो रही है तो गोल्ड उसके खिलाफ एक हेज होता है। अगर करेंसी डीवैल्यू हो रही है, आपका गोल्ड इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। गोल्ड को सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी आपकी करेंसी फेल होगी, जब भी कोई भी इकोनॉमी फेल होगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही एसेट क्लास है, दैट इज गोल्ड, जो कि ऊपर रहेगा। आपकी रियल एस्टेट क्रैश करेगी, आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश करेगी, आपकी बॉन्ड मार्केट क्रैश करेगी, सारी मार्केट्स क्रैश करेंगी आपकी, एक्सेप्ट फॉर गोल्ड, ठीक है। अब पहले गोल्ड होता था, अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है, दैट इज बिटकॉइन। नहीं, स्टेबल कॉइन नहीं, बिटकॉइन। स्टेबल कॉइन्स तो यार आपके अभी भी यूएस डॉलर के साथ पेक्ड है, ठीक है। तो इसलिए लोग बिटकॉइन या फिर गोल्ड परचेज करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि बिटकॉइन का ये फायदा है इन्वेस्टर्स को कि वो डिजिटली एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप अपना देश छोड़कर भी जाना चाहो तो आप शायद 2 किलो सोना अपने साथ नहीं ले जा सकते, बट आप 200 बिटकॉइंस ले जा सकते हो, 2 लाख बिटकॉइंस ले जा सकते हो, 0.2 बिटकॉइन ले जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो ये एक सिनेरियो है। वैसे वॉर जब सिचुएशन जब आई थी तब भी तो यही किया था लोगों ने। हाँ, यूक्रेन में हुआ था, यही सेम चीज हुई थी, रशिया में भी हुई थी इनफैक्ट। एंड अब क्या हो रहा है वेनेजुएला में, जो तुमने स्टेबल कॉइन्स वाला पॉइंट बोला, लोग स्टेबल कॉइन्स इसलिए यूज करना प्रेफर करते हैं, ये एक नई थर्ड क्लास आई है, ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन और गोल्ड आपका हेज होते हैं अगेंस्ट द करेंसी। अगर करेंसी डीवैल्यू हो रही है, ये एप्रिशिएट करते हैं वैल्यू में। बट अब आपने बिटकॉइन खरीद तो लिया, लेकिन अब आप बिटकॉइन से डेली ग्रोसरीज नहीं खरीद सकते, आपको अपने घर का सामान चाहिए वो नहीं खरीद सकते, या अगर आपको कहीं से सैलरी मिलनी है आप शायद बिटकॉइन में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन की वैल्यू थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट करती ही रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। 2-3% ही आज की डेट में फ्लक्चुएट करिए, 2-3% करेगी। तो लोग क्या कर रहे हैं, वो स्टेबल कॉइन्स की तरफ प्रेफर कर ले। लाइक अब वेनेजुएला में क्या हुआ है स्पेसिफिकली, अब लोग स्टेबल कॉइन्स पे पेमेंट्स कर रहे हैं, स्पेशली जो आपके जैसे बाइनेंस बेस्ड यूएसडी हो गए, क्योंकि बाइनेंस ने वेनेजुएला की मार्केट पूरी कैप्चर कर रखी है, ऑलमोस्ट सारी। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, अपने बाइनेंस वॉलेट से ही सीधा स्टेबल कॉइन्स में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। अब वही स्टेबल कॉइन्स उनकी एक नेटिव करेंसी बनती जा रही है इंस्टेड ऑफ देयर नेटिव करेंसी। अब वो हो भी इसलिए रहा है क्योंकि इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन हो चुकी है कि अगर आप वो पैसे लेकर भी जा रहे हो कहीं पे, रद्दी में उसकी वैल्यू ज्यादा है, मतलब उसकी परचेजिंग पावर ही इतनी नहीं है जितनी उसकी रद्दी में वैल्यू है। मतलब वहां पे आपको यूं ही नोटों के बंडल्स मिल जाएंगे, एंड आप वो नोटों के बंडल्स लेकर भी जा रहे हो तो शायद आप एक दूध का पैकेट ही ले सकते हो। तो कोई फायदा नहीं है कि आप इतने सारे बंडल्स लेकर जा रहे हो और चोरी भी हो गए तो ये चोरी भी हो गए तो ठीक है, आपने शायद एक दूध के ही पैसे गवाए, लेकिन
कैरी करना कितना मुश्किल है। लाइक अगर मैं अपना वॉलेट कैरी कर रहा हूँ, मैं वॉलेट के अंदर अगर मैं 500 के भी नोट रख रहा हूँ, मैं आराम से शायद 10 20 25 नोट बहुत इजीली रख सकता हूँ। एंड 10 20 25 नोट सिर्फ कैश में है, कार्ड्स अलग। तो अगर मैं 10 20 25 नोट्स भी लेकर कहीं जा रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीजें अफोर्ड कर सकता हूँ। बट आप ये सोचो वहां पे शायद 100 के नोटों के 4-5 बंडल्स जा रहे हैं, वो भी सिर्फ एक पीस ऑफ ब्रेड लेने के लिए, तो उसका कोई मतलब ही नहीं सेंस ही है। नहीं है। एग्जैक्टली। तो मतलब उनकी करेंसी इतनी ज्यादा डिवैल्यू हो चुकी है कि अब वो कहीं पर भी यूज नहीं हो सकती। तो इसी की वजह से वहाँ पे क्रिप्टो एडॉप्शन भी ज्यादा हो गया। एग्जैक्टली। लाइक अब वेनेजुएला की बात करें तो पॉपुलेशन एडजस्टेड फिगर अब वो 9th नंबर पे है, तो टॉप 10 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड आ चुकी है वो, जो कि क्रिप्टो अडॉप्ट कर रही है। एंड लोग करते रहेंगे। अब वहां पे पता एक स्टैंडर्ड बन गया, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल्स नहीं है, हाँ। बट अब वो एक स्टैंडर्ड बन गया कि अब वहां पे जितनी भी दुकानें हैं वो तक प्राइस जो है वो स्टेबल कॉइन्स में डाल रही है। क्योंकि आप स्टेबल कॉइन्स में डेली ट्रांजैक्ट कर सकते हो, बिटकॉइन और गोल्ड आप हेज कर सकते हो फॉर अगेंस्ट द करेंसी, बट ऑफ कोर्स आपको एक करेंसी चाहिए जिससे आप डेली मर्रा की चीजें खरीद सको या बेच सको। ट्रू। तो अब ये पूरा हाल हो गया वेनेजुएला में। एंड मुझे लगता है जो एक चीज यहाँ पर सारी ऑडियंस को समझनी चाहिए, दैट इज कि देखो किसी भी देश के साथ हो सकता है, टचवुड अभी तक हमारा देश काफी स्टेबल काम कर रहा है, बट हमें फ्यूचर नहीं पता। ट्रू। गवर्नमेंट चेंज होती है तो बहुत सारी पॉलिसीज भी चेंज होती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अभी तक क्रिप्टो में नहीं घुसे हो तो घुस जाओ। होल्ड योर बिटकॉइन। यस, होल्ड योर बिटकॉइंस, नॉट होल्ड। या व्हाटएवर। ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। बाय बाय। बाय गाइस।